हाँ जी, क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैं लाइव हूं, मैं ऑडिबल हूं, मैं विजिबल हूं या नहीं। एक बार ये फटाफट चेक हो गया, क्या मैं लाइव हूं? हाँ मैं लाइव हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑफ यू बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो सभी बच्चे जो मुझे अड्डा 247 और एकाग्रता के चैनल पे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सलाम, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अमेजिंग सीरीज में, जो की है 11th के लिए, 12th के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो सीए सीएससीए में कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वादा है बस इतना आपसे कि भाई साहब जैसे ही आप ये सीरीज देखेंगे अकाउंटिंग के बारे में सीख जाएंगे। तो वो सभी बच्चे जो कॉमर्स अड्डा 247, सीयूईटी अड्डा 247 और एकाग्रता सीए के चैनल पे मुझे देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सारी चीजें देखी थी। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल, अभी के लिए इतना ही काफी है। समय बिताएंगे मेरे साथ, मेरे बारे में जान जाएंगे। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 मंत्रास को फॉलो करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। एंड ट्रस्ट मी, इससे मेरी लाइफ में काफी चेंजेस हुए हैं। मैं आप लोगों को अपना टाइम बता दूं, मैं लाइव आता हूं एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 6 बजे, जहां पर हमारी एक बैच चल रही है, सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन 2025 बैच। मई 25, सितंबर 25 के बच्चों के लिए डायरेक्टली बैच है। जनवरी 25 वाले देख सकते हैं, पर तब तक सिलेबस नहीं होगा। इसके अलावा मेरी ये वीडियोस जो है ये कॉमर्स अड्डा 247 और सीयूईटी अड्डा 247 पे भी आपको मिल जाएगी। अड्डा 247 के ऐप पे मेरी ये बैचेस चल रही है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, लेकिन मैं 11th 12th को भी पहले पढ़ाता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीए आखिर होता क्या है, कैसे होता है, तो आप सिर्फ ये क्यूआर कोड को स्कैन कर ले, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है इस एक वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हाउ डू यू डू सीए कोर्स। ठीक है, जो बच्चे सीए कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम की एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जनवरी 25 का एग्जाम है तो डायरेक्ट लिंक्स आपको यहां पर मिलेगी हमारे सेशंस की। यह है हमारी पूरी की पूरी टीम एकाग्रता, जिसको आप लोगों ने प्यार से नाम दिया है बाहुबली टीम। माय डियर फ्रेंड्स, एकाग्रता अड्डा 247 आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन। अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपके लिए है महापैक सब्सक्रिप्शन, महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर सीए फाउंडेशन। मैं सीए हूं इसीलिए सीए की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सीए कोर्स के बारे में 3 चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, दिस कोर्स इज नॉट ऑफ रिजर्वेशन, इट इज ऑफ डिजर्वेशन। नंबर 2, दिस कोर्स इज नॉट जस्ट मेंट फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, रादर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। एंड नंबर 3, दिस इज द कोर्स वेर यू अर्न व्हेन यू लर्न। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो वो वीडियो देख लेना क्यूआर कोड को स्कैन करके। टॉपिक में जंप करते हैं, हैशटैग बाहुबली टीम, सीए बाहुबली टीम के साथ। अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो गलतफहमी है, जो मिथ है, हमें लगता है कि अकाउंटिंग मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट वाली होती है। ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग मतलब किसी भी तरीके की काउंटिंग को हम कहते हैं अकाउंटिंग। थोड़ा हिस्ट्री में गए थे, थोड़ा हमने कल की क्लास में समझा था कि किस तरीके से, कैसे, किस तरीके से पूरी दुनिया में अकाउंटिंग जो है कई सालों से चलती आ रही है। ये नई नहीं है, ये पुरानी और कई सालों से ये चलती आ रही है। हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि यार सबसे पहले ग्रीस में इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन अब अगर मैं हिस्ट्री को थोड़ा पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूं तो अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, जिसको हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग के इन्वेंशन करने वाले द फादर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सर ल्यूका डी पैसियोली। हाँ जी दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकाउंटिंग के जो कनेक्शंस हैं वो डायरेक्टली जुड़े हैं मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि सर ल्यूका डी पैसियोली जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, और जब मैं कह रहा हूं एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, मतलब सर ल्यूका डी पैसियोली कौन सी भाषा समझते थे? प्लस और माइनस की भाषा। तो सर ल्यूका डी पैसियोली ने अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया है, जहां पर सर ल्यूका डी पैसियोली ने 1494 में, in the year 1494, I'm absolutely correct and you mark my words, 1494 में सुम्मा दे अरिथमेटिका नाम की ये किताब लिखी है। और ये जो किताब है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Isn't it amazing, man? Isn't it great? मतलब इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे पहली बार अकाउंटिंग का इन्वेंशन करने वाले ये है हमारे अकाउंटिंग के पिताजी सर ल्यूका डी पैसियोली, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन है। दोस्तों, किस तरीके से, कैसे उन्होंने अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया, इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन में। लेकिन आप यहां पर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं
सर ल्यूका डी पैसियोली द्वारा लिखी हुई बुक का कवर, जो कि 1494 में लिखी गई थी। दुनिया की पहली बुक, दुनिया में पहली बार दोस्तों लोगों को ये दो शब्द मिले, डेबिट एंड क्रेडिट। तब तक लोगों को पता भी नहीं था कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या। जहां पूरी दुनिया में सर ल्यूका डी पैसियोली की अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स चल रहे थे, वहीं इंडिया में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में यहां पर थे कौटिल्य, हाँ जी, चाणक्य जी, जिन्होंने अपनी कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इकोनॉमिक्स के अलावा अकाउंटिंग का भी जिक्र किया, जगह जगह पर अकाउंटिंग के बारे में बात की है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो जब चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ एक एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे, तो अकाउंटिंग का कितना बड़ा योगदान होता है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इंडिया में भी अकाउंटिंग काफी पुरानी है, 2000 बीसी से अकाउंटिंग चलती आ रही है। फिर मुगल के दौरान, जब मैंने आपको भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बताया, 1600 में, 700 में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो बड़ी सिस्टमैटिकली इंडिया को लूटने के इंटेंशन से आए थे। बेटा जी, सबसे पहले एक कंपनी बनाई थी, एक स्टैट्यूटरी कंपनी बनाई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक फैक्ट बता दूं मैं आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर कब बनाई गई थी? व्हाट वाज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ये मेरा आज का सवाल है आपसे लेक्चर नंबर 2 में। जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, लाइव रिकॉर्डेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट सेक्शन में डाल देना आपके आंसर्स। आपको क्या लगता है कि लंदन की बनी हुई ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके थ्रू अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को, भारत को लूटा था, ये कंपनी कब बनाई गई थी? थोड़ा भी कोई आइडिया हो, थोड़ी भी कोई गेसिंग हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और जब भी आप आंसर लिखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं। फिर 1700 के बाद 1949, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह आजाद हिंदुस्तान है। 1947 में आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949, टू बी स्पेसिफिक, यहां पर मैं डेट लिख देता हूं, 1 जुलाई 1949 को आजाद हिंदुस्तान में एक अकाउंटिंग बॉडी की स्थापना होती है। अकाउंटिंग बॉडी का मतलब क्या? तो जो, तो जैसे हम सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं ना। ये नियम और कानून बनाने वाली एक अथॉरिटी होती है, क्योंकि कोई तो एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो नियम बनाएगी और ये इंश्योर करेगी कि वो नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब लॉ इनैक्टमेंट और लॉ एनफोर्समेंट। ये जो अथॉरिटी है उसका नाम है आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक उसी तरह जो हवाई जहाज उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं, उनके लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम होता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दोस्तों, ये वो अथॉरिटी होती है जो हवाई जहाज से जुड़े हुए सारे नियम कानून बनाती है। समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, जैसे हर चीज के लिए, अरे भैया हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल ले लो, आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक में वो सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी का। अब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी गोकुलधाम सोसाइटी के रूल्स बनाते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो रूल्स फॉलो होने चाहिए। ठीक उसी तरह हर देश की एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, हर देश की, जो उस देश में अकाउंटिंग के नियम और कानून बनाती है। इंडिया में वो जो अकाउंटिंग बॉडी है उसका नाम है ICAI, और इसका फुल फॉर्म जानना चाहेंगे आप? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये वो अकाउंटिंग बॉडी है जिसने इंडिया में अकाउंटिंग के रूल्स बनाने। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे लोगों को यह चीज पता नहीं होती है कि एक अकाउंटेंट में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में आखिर अंतर क्या होता है। ठीक है, करेंगे बात धीरे धीरे। 1949, 1 जुलाई 1949 को सीए इंस्टीट्यूट बना इंडिया का, जिसने सीए मतलब सीए नहीं बल्कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे नियम बनाए।
तो अब आप काफी बार देखोगे, सोचोगे कि दोस्तों जो अकाउंट्स के टीचर्स होते हैं वो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। अब जो 11th-12th वाले हमारे बच्चे हैं, या जो CS वाले बच्चे हैं, या CMA वाले बच्चे हैं, वो बच्चे थोड़ा नाराज होंगे या सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों होता है, मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतनी वैल्यू क्यों है, हम कंपनी सेक्रेटरीज है, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स है। मैं आपको रीजन बताता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं बता रहा हूं, मेरे दिल में प्यार और इज्जत सबके लिए समान है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो कंपनी सेक्रेटरी हो, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। लेकिन मैं आज यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि ICAI जो है वो सिर्फ CA लोगों की एक संस्था नहीं है, वो हमारे देश की अकाउंटिंग बॉडी है। मतलब ये वो इंस्टीट्यूट है जो हमारे देश में अकाउंटिंग के नियम बनाती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद 1956 में कंपनीज एक्ट बना, कंपनीज एक्ट 1956, फिर आगे इस तरीके से इंडियन सिस्टम में ये अकाउंटिंग का अडॉप्शन चलता रहा। दोस्तों, अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर टोटल 5 ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है। द फर्स्ट ब्रांच इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। आज की क्लास में हम लोग इसको और सेकंड ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ एसेट और लायबिलिटी नहीं होता है, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। अकाउंटिंग मतलब एनी टाइप ऑफ काउंटिंग, एनी एंड एवरी टाइप ऑफ काउंटिंग मींस अकाउंटिंग। सो पहली ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द थर्ड ब्रांच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यार ये तो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इन 2 ब्रांचेस पे बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज पूरा ना हो तो लेक्चर नंबर 3 में जाएगा। फिर लेक्चर नंबर 3 में मतलब कल की क्लास में हम इन 2 ब्रांचेस पे बात करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो कुछ और सब फील्ड्स और ब्रांचेस भी है अकाउंटिंग की, जैसे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ना, लेकिन वो यहां पर इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये कुछ प्राइमरी ब्रांचेस है, कुछ प्राइमरी सब फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की। तो आइए एक एक कर देखते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो कुछ लिखना नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। हाय अंजलि, हाय कॉमर्स कंसेप्ट्स रिजर्व CA, हाय जारा, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सृष्टि अग्रवाल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ सबसे पहले ये ब्रांच को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द पे डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्ट। आखिर ये टर्म का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा दिमाग चलाओ। ठीक है, तो आपके दिल और दिमाग से अलग अलग जवाब निकलेंगे। सर कॉस्ट का मतलब होता है लागत, बिल्कुल सही है। सर कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, मेरी मात्राएं गलत हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस, कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू, कॉस्ट का मतलब होता है दाम, और कॉस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कॉस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक सिंपल सा टर्म यहां पर डिफाइन करता हूं, मेरी डेफिनेशन कॉस्ट की, ठीक है, किसी एक्ट की नहीं है। मेरी डेफिनेशन कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट पेड आउट ऑफ योर पॉकेट। जो भी दाम मैंने मेरी जेब से बाहर दिया उसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा ब्रेक करके इसको समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो प्रेजेंटर है, ये एक प्रोडक्ट है। अब क्या ये प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 अलग अलग कस्टमर के लिए अलग हो सकती है क्या? सो देयर इज अ कस्टमर A एंड देयर इज अ कस्टमर B। ये दोनों कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं अलग अलग दुकानों से, सेम प्रोडक्ट, सेम मॉडल, सेम कलर, सब कुछ सेम। क्या इन दोनों के लिए इस प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है क्या? गिव मी आंसर यस और नो, थिंक अबाउट इट। हाँ, और अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो करके आप अटेंडेंस मार्क करते हो। कैन अ सेम प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट टू 2 डिफरेंट कंज्यूमर? द आंसर टू क्वेश्चन इज यस, आंसर इज यस। माय सेकंड क्वेश्चन, कैन अ सेम प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट इन 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस? सोच के जवाब देना।
क्या एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में, मतलब दो अलग अलग शहरों में या दो अलग अलग देशों में अलग हो सकती है? क्या आंसर इज यस। सर पर पहले वाला कैसे यस? दो कस्टमर सेम प्रोडक्ट, कैसे कॉस्ट अलग? नेगोशिएशन पावर। मारवाड़ी में कहावत है, मुंडो देखने तिलक निकालना। मतलब दुकानदार क्या करता है, जब कस्टमर दुकान में आता है तभी समझ जाता है कि भाई साहब ये दुकानदार कितना नेगोशिएट करेगा। वो दुकानदार अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ा देता है ना। आप कार की एग्जांपल ले लीजिए, सेम मॉडल की कार है, सेम मॉडल की कार आप महाराष्ट्र स्टेट में खरीदेंगे अलग प्राइस आएगी, आप मध्य प्रदेश में खरीदेंगे अलग प्राइस आएगी, आप कर्नाटका में खरीदेंगे अलग प्राइस आएगी, बिकॉज हर स्टेट के टैक्सेस अलग अलग होते हैं। पेट्रोल का दाम ले लीजिए, पेट्रोल तो सेम प्रोडक्ट है, फिर दिल्ली में पेट्रोल का रेट अलग, मुंबई में अलग, चेन्नई में अलग, क्यों है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना। दूसरा सवाल मैंने बोला ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, अलग अलग पर्सन हो गया। तीसरा, कैन अ सेम प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट मंथ्स और डिफरेंट टाइम? टेल मी यस और नो। आंसर इज यस। सर सिंपल है, रेनी सीजन में रेन कोट्स महंगे होते हैं, दिवाली के समय पटाखे महंगे होते हैं क्योंकि वो उनका पीक सीजन होता है, ऑफ सीजन में वो सस्ते होते हैं। हिल स्टेशंस पे अगर आप देखेंगे गर्मियों की छुट्टियों में तो होटल्स महंगी होती है, लेकिन ऑफ सीजन जब होता है तब होटल सस्ती मिलती है ना। बारिश का सीजन में गोवा सस्ता होता है, मतलब जून जुलाई गोवा जाना है बारिश का समय 50% पे मिल जाएगा सब कुछ। हाँ बशर्ते क्योंकि बारिश इतनी होगी तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए तो होटलें सस्ती होती है। लेकिन वही अगर आप पीक सीजन में जाएंगे, अभी जाइए जरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद देखिए, जनवरी में गोवा देखिए कितना महंगा होता है, क्रिसमस के समय देखिए दिसंबर में बहुत महंगा होता है। तो कॉस्ट का मतलब सिंपल सी चीज समझना, अमाउंट पेड आउट ऑफ योर पॉकेट, परसेंट टू परसेंट डिफर होगा, परसेंट टू परसेंट चेंज होगा। यहां से ना इन पूरी चीज में से मैं दो शब्दों को पिकअप करता हूं, एक है प्राइस, ओहो हो दिखेगा नहीं मुन्ना, कोई बात नहीं, एक है प्राइस और दूसरा है वैल्यू। बहुत बढ़िया शब्द है, इन दोनों शब्दों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि प्राइस और वैल्यू इन दोनों का मतलब क्या होता है। प्राइस का मतलब होता है व्हाट वी पे, जो अमाउंट हम पे करते हैं, जो दाम हम पे करते हैं उसको कहते हैं प्राइस। एंड वैल्यू इज समथिंग व्हाट वी डिराइव, जो हम डिराइव करते हैं ना, जो हमें मिलता है उसके बदले में, उसको कहते हैं वैल्यू। तो एक क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं पानी पूरी का, बहुत सिंपल है। मार्केट में जाते हैं हम लोग, पानी पूरी खाते हैं, कितने की मिलती होगी आपके शहरों में? अलग अलग शहर में अलग अलग रेट की मिलती होगी। मैं तो रहता हूं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में अलग अलग रेट चलते हैं। यहाँ पे ना अजीब सा सिस्टम है, कुछ दुकानदार 10 रुपए के 4 देते हैं, कुछ दुकानदार यहां पर 20 रुपए के 7 देते हैं, कुछ दुकानदार यहां पर 40 रुपए के 6 भी देते हैं, डिपेंड करता है ना। मैं यहां पर ये एयरपोर्ट वाला रेट नहीं बता रहा हूं, एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल अलग चलता है भाई साहब, तकरीबन 100-110 रुपए के आपको 6 पीस मिलते हैं एयरपोर्ट पे, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। आमतौर पे नॉर्मली पानी पूरी 20 रुपए का रेट पकड़ लेता हूं। आप किसी जगह जाते हैं 20 रुपए देते हैं, पानी पूरी खाते हैं, 20 के 6-7 जो भी मिल गए आपको मिल गए, ठीक है। अब 20 के 6-7 पानी पूरी खा लेने के बाद में कभी कभी मन से ऐसी आवाज आती है, मजा आ गया यार, आज तो मजा आ गया यार, बहुत सही है यार, बहुत टेस्टी पानी पूरी है यार, ये तो 20 का नहीं, ये तो 30 का होना चाहिए। अब ये जो अंदर से आवाज आई ना कि भाई ये तो 20 का नहीं, ये तो 30 का होना चाहिए, अब इसको समझना। अच्छा कभी कभी क्या होता है, 40 रुपए के देके 6 खाए, इतनी बकवास पानी पूरी, इतनी बकवास पानी पूरी मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं खाई। मतलब ये 40 रुपए का देकर आपके अंदर से एक आवाज आती है, इतनी बकवास पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। ये क्या है? यूटिलिटी है, वैल्यू है। और एक नया शब्द निकला वैल्यू के लिए, एक और शब्द क्या है? यूटिलिटी। क्या बात है सर, ये बहुत साधारण चीज है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो सीरीज है ना, ये पढ़ाई है ही नहीं, ये एक मनोरंजन का शो है, एंटरटेनमेंट शो है आपके लिए। रोज शाम को 6 बजे परिवार के साथ बैठिए और ज्ञान मिलेगा यहां पर भरपूर, और अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल समझते चलिएगा। ये एक मानसिक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब भी किसी भी चीज के लिए दाम लगाते हैं, हमारे माइंड में बैकग्राउंड में उसका कंपैरिजन चलता है उससे मिलने वाली वैल्यू एडिशन से। आप लोग मेरा सेशन देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक चीज बोलूं, आप
जब भी मेरा सेशन देखें, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये फ्री बैच है, ये फ्री बैच के लर्नर है, आप यूट्यूब के लर्नर है। सिंपल है, क्यों नहीं कहूंगा? मैं आपको सिंपल आंसर दे दूं एक इसका, क्योंकि मेरे लिए आप लोग ना उतने ही मायने रखते हैं, हमारी पूरी टीम के लिए ना आप लोग उतने ही मायने रखते हैं जितने कि वो बच्चे जो हमारे ऐप पर पैसे देकर क्लासेस देखते हैं। रीजन बताऊं क्यों, समझना। जिन बच्चों ने पैसे देकर हमारी क्लासेस ली है, उन्होंने पैसे पे किए हैं, बराबर है। लेकिन आप लोग, आप वो बच्चे जो यहां पर YouTube पे हमारी क्लासेस देख रहे हैं ना, आपने अपना समय दिया है। What is the price that you guys are paying? It is the time that you guys are investing. My dear friends, सल्यूट करता हूं मैं सभी बच्चों को, ट्रस्ट मी, सल्यूट करता हूं मैं। You are sitting at an epitome of entertainment. That is your mobile phone. That is YouTube. YouTube is primarily a video platform and it started by Google. इसकी शुरुआत हुई थी एंटरटेनमेंट के तौर पे। किसे पता था कि एक दिन ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मनोरंजन के साथ साथ एक एजुकेशन का हब बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो मेरा सिंपल सा थॉट है, मैं अपनी जिंदगी में भी एक शब्द को, मेरे यहां सामने दीवार पे मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, किसी दिन मेरे स्टूडियो का टूर कराऊंगा, जब दिखाऊंगा। वो बड़ा शब्द पता है क्या है? वो बड़ा शब्द ये है, VA। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, आज मैंने कभी नहीं बताया, पहली बार ना मैं पब्लिक फोरम पे यूट्यूब पे अपने सामने लिखे शब्द के ऊपर बात कर रहा हूं। VA का मतलब है वैल्यू एडिशन। मेरी जिंदगी का ये उद्देश्य है, गोल है वैल्यू एडिशन। इसका मतलब समझना, मैं सिंपल सा थॉट रखता हूं, एनी पर्सन हु इज कमिंग टू मी, एनी पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी, any person who is meeting me and any person who's attending my classes, whether it is on YouTube or whether it is on app, I just believe one thing, वो person मेरे पास तभी आएगा जब उसको मुझसे कोई VA मिलेगा, और VA का फुल फॉर्म है वैल्यू एडिशन। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ उसको मुझसे वैल्यू या यूटिलिटी मिलनी चाहिए। एक अच्छी सलाह, एक अच्छी एडवाइस, एक ओपिनियन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, अच्छा डिसीजन, कंटेंट, नॉलेज, मार्क्स, CA डिग्री, तो वो मेरे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भैया सिंपल सी चीज है, ढोंगबाजी से, गाना बजाना से, मनोरंजन से आप 4 दिन लोगों को लुभा सकते हो, 4 दिन लोग आ जाएंगे, लेकिन वापस जो आएगा वो तभी आएगा जब उसको आपके सेशन में क्या मिलेगा? वैल्यू एडिशन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगी। सिंपल। हाँ, यहां पे डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ बता रहा हूं, मेरे हिसाब से वो वैल्यू एडिशन है, रिसीवर के हिसाब से नहीं है। तो भाई साहब देखो, सिंपल सी चीज है, रियलिटी ध्यान रखना लाइफ की। जब 2 लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, जब 2 लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तब तो बेटा जी उसकी शादी होती है। लेकिन जब 2 अनलाइक माइंडेड लोग मिलते हैं ना, तब उनकी दोस्ती होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो प्राइस का मतलब होता है जो हम पे करते हैं, वैल्यू का मतलब होता है जो हम डिराइव करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी टेंडेंसी है, कहीं पे अरे भैया एक किला देखने जाते हैं, एक पार्क में जाते हैं जिसकी 10 रुपया टिकट भी हो, वो 10 रुपया पे करने के बाद भी, वैसे तो क्या ही कीमत है, पर वो 10 रुपया पे करने के बाद भी कभी कभी लगता है कि भैया काहे पे की है। हाय सुकृति, आपकी चैट्स में बिल्कुल देख रहा हूं, बट टॉपिक के बीच में था ना, इसीलिए एड्रेस नहीं किया। हाय कोमल, है ना, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। वो 10 रुपए वैसे कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते, लेकिन कभी कभी वो 10 रुपए देकर भी हम पता है क्या बोलते हैं? फालतू पार्क है, कोई काम का नहीं है, छपरी क्राउड है एकदम, है मेंटेन नहीं है, क्या गंदगी है, घास की साफ कटिंग नहीं है, साफ सफाई नहीं, वो हमारे अंदर से निकलता है। ये नॉर्मल है बट नेचुरल है। इसको कहते हैं प्राइस एंड वैल्यू। ये कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली माइंड में चलना चाहिए। कमिंग बैक टू कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स अमाउंट पेड आउट ऑफ योर पॉकेट। बिल्कुल सही है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है, ये सच्चाई है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, हमारे बिजनेस के डिसीजंस इस पे डिपेंड करते हैं। मतलब दोस्त, हमें अगर हमारे बिजनेस को चलाना है तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है, हमें पता करना होता है कि हमारी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
3 सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, कॉस्ट ascertainment. Objective number 2, cost reduction. और ऑब्जेक्टिव नंबर 3, कॉस्ट कंट्रोल। बहुत अच्छे से समझिएगा, मुझे कोई भी धंधा करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो मुझे कस्टमर से जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं बेटा जी? सेलिंग प्राइस। अब ये वो अमाउंट है जो कस्टमर मुझे पे करता है। जैसे अभी हमने पानी पूरी का रेट लिखा है, तो ये जो अमाउंट है 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 110 रुपए, ये पानी पूरी वाले के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। मतलब ये वो अमाउंट है जो पानी पूरी वाले को हमसे मिलता है ना? पानी पूरी वाले को हमसे मिलता है। पर मेरे को एक बात बताओ, जितना अमाउंट हम उसको पे करते हैं, क्या वो पूरा के पूरा अमाउंट उसकी जेब में जाता है? मतलब पूरा के पूरा अमाउंट उसका प्रॉफिट है क्या? थिंक अबाउट इट, सोच के जवाब देना। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक पानी पूरी वाला सर हमको प्रोडक्ट बेचता है, तो पानी पूरी के प्रोडक्ट में हो गया पानी, उसमें हो गया पूरी, आलू का मसाला, बाकी सूखे मसाले गिरते हैं सर, वो हमें एक बाउल देता है, डिस्पोजेबल बाउल, उसका कॉस्ट होता है। अगर वो दुकान लगाकर खड़ा है तो दुकान का किराया होता है। दुकान नहीं लगाकर खड़ा है तो सड़क पे खड़ा है, सड़क पे ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो सकता है। सड़क पे खड़ा होने के लिए कोई आसपास में लोगों को पैसा देना पड़ सकता है। तो सर ये तो ना सर उसकी सेलिंग प्राइस जो है ना, इसमें पूरा के पूरा उसका प्रॉफिट नहीं है। तो मैं एक इक्वेशन यहां पर लिखता हूं और आप मुझे बताइए क्या आप इससे एग्री करते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना? थैंक यू सो मच कोमल, लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। थिंक एंड देन गिव मी आंसर। मतलब दोस्त बात बहुत सिंपल है, जो भी मुझे कस्टमर से मिलता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? ये वो प्राइस है, ये वो दाम है जो हमें दुकानदार को कस्टमर से मिलता है। ठीक है, ये पूरा के पूरा दाम मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। तो एक यूनिवर्सल इक्वेशन है कि जो भी मेरी लागत है, कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, उसमें कोई भी दुकानदार थोड़ा प्रॉफिट, मुनाफा ऐड कर कर ही तो बेचेगा। एक लॉजिकल चीज बताओ मुझे, एक लॉजिकल चीज बताओ, व्हाई विल समवन सेल हिज प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस और बिलो कॉस्ट प्राइस? थिंक एंड देन गिव मी आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। आजकल देखो स्टार्टअप का जमाना है, स्टार्टअप के अंदर लोग क्या करते हैं, अपना मार्केट में एक एग्जिस्टेंस बनाने के लिए काफी बार कॉस्ट प्राइस के नीचे प्रोडक्ट को बेचते हैं। एग्जांपल ले लो जोमैटो का, जब शुरुआत में आया था जोमैटो क्या जबरदस्त डिस्काउंट देता था भाई। कोई पर्टिकुलर डिश है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की, आप रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वो डिश आपको महंगी मिलेगी, जोमैटो कर लोगे तो सस्ती मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंट्स बांटता था, क्योंकि उसको मार्केट बनाना था। लोगों को आदत नहीं थी, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था। सेम एग्जांपल ले लीजिए आप ओला कैब्स का। ओला कैब्स जब नया नया आया था इंडिया में, लोग ओला यूज नहीं करते थे, लोग तो ऑटो वाले पे ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे। आज सिचुएशन बदल गई है, आज लोग ओला यूज नहीं, आज लोग ओला पे यूज करते हैं, ऑटो वाले पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ओला जब शुरुआत में आया तो उसने जितनी फ्री राइड्स बांटी, बिल्कुल लिटरली फ्री राइड्स बांटी, तो वहां पे तो उन्होंने वर्क किया, दे वर्कड एट कॉस्ट प्राइस, दे वर्कड बिलो कॉस्ट प्राइस। क्यों किया ऐसा? बिकॉज उनको मार्केट में अपनी एक जगह बनानी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन नॉर्मली दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जो है, अगर सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, तो सस्टेनेबल मतलब जो आप कई सालों तक चला सको, कोई भी बिजनेसमैन अपनी लागत से कम में नहीं बेचेगा, नहीं तो यार वो धंधा चल ही नहीं सकता। अब ये रिस्की अफेयर है। अब बहुत सारे ऐसे एडटेक है, नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडटेक है जो डूब गए या डूब रहे हैं या डूबने की कगार पे हैं। क्यों है ऐसा? बिकॉज उन्होंने ओवर स्पेंडिंग की है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग केस स्टडी है। बहुत सारे हमारे सामने सक्सेसफुल बिजनेसेस भी है, तो बहुत सारे हमारे सामने अनसक्सेसफुल बिजनेसेस भी हैं। मतलब लिटरली आपको जानकर हैरानी होगी और एज एन इंडियन आपको बहुत प्राउड महसूस होगा कि हमारी इंडिया में एक कंपनी है, उसका नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री, MRF टायर्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। मतलब इस कंपनी का जो एक शेयर है ना,
इस एक शेयर का दाम आज जो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहा था वो है 1,32,000 रुपए। मतलब समझ रहे हो, 1,32,000 रुपीज। अच्छा ये तो अभी कम है, आज मार्केट डाउन था, नहीं तो ये 1,52,000 रुपीज तक जाकर आया है। 1.5 लाख रुपए का इंडिया का सबसे महंगा शेयर है ये, एमआरएफ टायर्स का शेयर। एक ऐसी कंपनी जो कई सालों से चलती आ रही है, कई दशकों से चलती आ रही है ना। एक ऐसी कंपनी जिसके रिजर्व्स बहुत रिच है, जिसके पास बहुत पैसा है। तो हमारे सामने ऐसी भी कंपनीज हैं जो बुरी तरह पिट गई है, आज कहीं देखने में भी नहीं है। ये कुछ नाम है ऐसी कंपनीज के जो आज हमारे सामने है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि पिट गई है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आज सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का बर्थडे है, तो सर अब्दुल कलाम आजाद जी जो कहते थे वो बात बहुत सिंपल है कि हम लोग जो इंसान है ना, हमारा ये जो बॉडी है ये तो चलो पांच धूतों से बना है, पंचधूतों से बना है, लेकिन हम एज अ पर्सनालिटी जो भी बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ अवर डिसीजंस। हमारे डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग वो चीज होती है जो हमें बनाती है जो हम हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे सामने ऐसे कई सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अच्छा ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जोमेटो का ही ले लेता हूं, जो इनिशियली सबको लग रहा था अनसक्सेसफुल होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ लिए। मतलब ये वो कंपनीज है जो कभी किसी जमाने में, अगर इनका ग्राफ देखते थे तो कभी किसी जमाने में ये कंपनीज लॉस किया करती थी, फिर धीरे धीरे ये कंपनी ब्रेक इवन पे पहुंच रही है। ब्रेक इवन का मतलब समझते हो? ये वाला पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नए नए शब्द सीखना है ना, अंकल जी, आंटी जी, भैया जी, दीदी जी, जो भी ये सेशन देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। अच्छे से सुन लेना। मतलब ये तो नॉर्मल धंधे का प्रिंसिपल है ना। जितने भी अंकल जी सेशन देख रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं, एग्री करते हैं ना आप मुझसे, है ना। ये बच्चों को भी समझाओ कि कोई भी धंधा जब आप चालू करते हैं तो धंधे में शुरुआत में आपको नुकसान ही होता है ना। बहुत कम ऐसे धंधे होते हैं जहां पहले साल से आपको मुनाफा होने लगता है। शुरुआत में 1 साल, 2 साल, 3 साल या कुछ कुछ बिजनेसेस में इवन 10-10 साल तक आपको लॉसेस ही होते हैं। उसके बाद में जाकर आपकी निकल पड़ती है। पहले एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ना ही नुकसान होता है ना ही फायदा होता है, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। टेक्निकली कहते हैं BEP। सो व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? जो बच्चे देख रहे हैं मेरे 11, 12 CUET वाले बच्चे, उनको मैं बता दूं बेटा, कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है BEP। इतना टेक्निकल है कि दिमाग में घुसेगा ही नहीं बाकी लोगों के, लेकिन आपका बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा कि देखो बच्चे के पास नॉलेज कितनी है। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कोई भी जो धंधा होता है ना, वो शुरुआत होता है लॉस के साथ, फिर धीरे धीरे ब्रेक इवन होता है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये 0 है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव फिगर्स है, यहां पे नीचे नेगेटिव फिगर्स है। तो शुरुआत में लॉसेस होते हैं, फिर बाद में एक पॉइंट पर जाकर प्रॉफिट होता है। तो पॉइंट यहां पर बहुत सिंपल है। कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहेगा, वो चाहेगा कि हम प्रॉफिट कमाएं। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, कॉस्ट असरटेनमेंट। मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, जो भी सर्विसेज मैं दे रहा हूं, सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसकी कॉस्ट निकालूं। एक पानी की बोतल जो कि आमतौर पे 15 रुपए की मिलती है, 1 लीटर की पानी की बोतल, वही अगर आप एयरपोर्ट में खरीदेंगे तो 100 रुपए की मिलेगी। आप किसी मॉल में खरीदेंगे, मल्टीप्लेक्स में खरीदेंगे तो 80-90 रुपए की, 100 रुपए की मिलेगी। ऐसा क्यों? मतलब वो पानी की बोतल की कीमत कैसे बढ़ जाती है, या मतलब इतना अब्रप्ट प्रॉफिट कैसे चार्ज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? मतलब लॉजिकली सोचना, एक पानी की बोतल जब आप एक दुकान से खरीदते हैं आपको 15 रुपए में मिलती है, तो अज्यूम कर लो वो दुकानदार 5 रुपए उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। 10 रुपए की उसको आई है, 5 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। वही पानी की बोतल जब एक एयरपोर्ट पे या मॉल में 100 रुपए की बिकती है, तो क्या वहां पर वो दुकानदार 90 रुपीज, 90 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा होगा क्या? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज अ बिग no. लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज वो मॉल में और वो एयरपोर्ट में उसको किराया ज्यादा देना पड़ता है। किराया, द रेंट, शॉप रेंट, वो उसका एक्सपेंडिचर है। और क्योंकि वो उसका एक्सपेंडिचर है,
उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का दाम ज्यादा लेता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट करके हम डिसीजन लेंगे कि भैया हम इसको कितने में बेच सकते हैं, और जितने में हम बेचना चाहते हैं जरूरी थोड़ी है कस्टमर उतने में खरीदे, है ना। मैं सब्जी मंडी में बैठा हूं, सब जने टमाटर बेच रहे हैं 12 रुपए किलो, मैं कहता हूं नहीं भैया हमारा टमाटर 50 रुपए किलो, कौन आके खरीदेगा मेरे टमाटर? कोई नहीं खरीदेगा, नो वन विल बाय। सो मार्केट फोर्सेस भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को भी देखना पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस कुछ हद तक हमारे हाथ में है, कुछ हद तक नहीं है, तो हमें पहले कॉस्ट असरटेन करना है। फिर एक बार कॉस्ट असरटेन करनी है, असरटेन करना मतलब पता लगाना, फिर हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट हमें पता लगी ना उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। कॉस्ट रिड्यूस करने के कई तरीके होते हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, इसी महीने में दिवाली है। अब दिवाली आ रही है तो जितने भी मिठाई वाले हैं इनको पता है कि इनका सेल एकदम से बढ़ने वाला है, तो जब इनका सेल बढ़ने वाला है तो इनको पता है कि हमें उतनी मिठाइयां बनानी पड़ेगी, और जब उतनी मिठाइयां बनानी पड़ेगी तो मिठाई बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल उनको चाहिए ना, वो हो सकता है शॉर्ट सप्लाई में हो। आपने सुना होगा न्यूज में दिवाली के समय मावा, दूध, घी, शक्कर, इसकी बहुत नकली चीजें मार्केट में आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आप समझ रहे हैं? तो ये और अभी दिवाली के समय इन सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये जो मिठाई की दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, हल्दीराम्स टाइप है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, पहले से ही स्टॉक करके रखते हैं। इनके सप्लायर्स फिक्स होते हैं, दूध इससे आएगा, है ना, घी इससे आएगा, शक्कर इससे आएगी, ड्राई फ्रूट इससे आएगा, है ना, चांदी का बर्क इससे आएगा, ये लेबर यहां से आएगी। मतलब पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी होती है ताकि आप अपनी कॉस्ट को कम से कम रख सको। बिकॉज भैया जी बात बहुत सिंपल है, अगर मेरी कॉस्ट कम होगी, ध्यान से सुनना, इफ माई कॉस्ट प्राइस रिड्यूसेस माई प्रॉफिट इंक्रीजेस। आई एम अज्यूमिंग माई सेलिंग प्राइस इज सेम। डू यू एग्री? अगर मेरी सेलिंग प्राइस सेम है और अगर मैं अपनी कॉस्ट को कम करूंगा तभी तो जाकर मैं अपना मुनाफा बना सकता हूं। तो कॉस्ट असरटेन करने के बाद है कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, अब कॉस्ट कम करने के चक्कर में बहुत लोग यहाँ क्वालिटी में चोरी कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गया तो भैया परेशानी है। और तीसरी चीज है कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना। अच्छा, कंट्रोल करके रखने का मतलब क्या है? एक बार आपने रिसर्च कर स्टडी कर अपनी कॉस्ट को गिरा दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब ये जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है इसको आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि कॉस्ट बार बार बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये रिड्यूस कॉस्ट को आप होल्ड कैसे करके रखते हो, उसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। समझ में आ रहा है? क्या करना? कॉस्ट कंट्रोल करना। तो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो हमने 5 ब्रांचेस देखी, ये भी मुझे लग रहा है अब लेक्चर नंबर 3 में जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग पहली ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद 3 थिंग्स। सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है बेटा जी, समझना है, याद तो रखना ही नहीं है, समझना है। कॉस्ट अकाउंटिंग 3 चीजों के बारे में बात करता है। पहला है कॉस्ट असरटेनमेंट, दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन, और तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं, फिर जो कॉस्ट निकली है उसको कम कैसे करते हैं, और जो कॉस्ट कम हो गई है उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ताकि हम एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सके। करेक्ट? क्लियर हो गया सभी को? सो व्हाट एन अमेजिंग क्लास टुडे। मजा आया होगा आप सब लोगों को, उम्मीद करता हूं। जनरल नॉलेज आपका बहुत बड़ा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ये सीरीज है सबके लिए, चाहे आप 11th में है, 12th में है, आप सीए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीएस सीए में कुछ भी कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों होटल मैनेजमेंट में भी होता है, आर्किटेक्चर में भी होता है, बीबीए में भी होता है, बीकॉम में भी होता है। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए जिनको अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 20 लेक्चर्स की ये सीरीज देखेंगे, आपको अकाउंटिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अब उसके आगे आप डिपेंड करता है आप क्या परस्यू कर रहे हैं, तो आप मुझसे पढ़ेंगे, नहीं तो आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सीरीज अगर अच्छी लग रही है, तो कंजूसी बिल्कुल ना करें। मेरा मानना है जिंदगी में 3 शब्द कहने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कभी आपके लिए कुछ किया है तो उसका धन्यवाद जरूर करें, ऑलवेज बी थैंकफुल। नंबर 2, किसी का काम कभी अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट जरूर करें, हमेशा तारीफ करें। और नंबर 3, कभी खुद से हो कोई गलती तो क्षमा जरूर मांगे, ऑलवेज अपोलोजाइज। ये 3 शब्द कहने से प्लीज लेट मी टेल यू, बहुत आप हल्का महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था
मुझे वो सवाल का जवाब आप कमेंट्स में बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और जब भी कमेंट करेंगे ना, आप अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों ये एक तरीका है जहां वर्चुअल वर्ल्ड में हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मुझे और मेरी लाइफ के साथ जुड़ सके। और फिर से मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे, जहां पर मैं आपको बाकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, एक एक ब्रांच का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, इफेक्टिव लग रही है, जैसे आज हमने बात की थी ना प्राइस पे और वैल्यू पे, तो अगर आपको मेरी जिंदगी की ये सच्चाई सही लग रही है, वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो प्लीज आप मेरे बारे में और मेरे क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताएं, नहीं तो ना बताएं। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो आप उनका भी भला करेंगे कि यार एक बंदा है अंशुल अग्रवाल नाम है, आता है, पढ़ाता है और बहुत बेसिक से घुस के पढ़ाता है और ट्रस्ट मी मजा बहुत आएगा। तो अगर आपको मजा आता है तो ही आप अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिएगा, बिकॉज एक अच्छी राय जो है वो हमेशा काम आती है। तो जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।